नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और प्रचार की इस गूंज को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक की रैलियां बढ़ा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव है 6 तारीख को यानी बुधवार को, उसमें यूपी से लगी सभी सीटें शामिल हैं। बुधवार को नहीं, माफ़ कीजिएगा, गुरुवार को। तो उसमें सभी सीटें शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं। यही वजह है कि यूपी के तमाम नेताओं की पूरी फौज दोनों तरफ की, बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की भी और महागठबंधन की भी, बिहार में उतर गई है। बीजेपी के धुरंधर एनडीए की जीत के लिए जुटे हैं तो अखिलेश यादव तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए। तो क्या हमारे लिए बड़ा सवाल ये बनता है, उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए खास तौर पे, कि क्या अगले साल होने वाले यूपी चुनाव की सियासी बिसात बिहार के चुनावों के आधार पर या बिहार से बिछाई जा रही है? अगर हाँ तो किस तरह? हमारे साथ हैं जानने के लिए ये सब डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक। तो पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि यूपी की सीमा से लगे हुए बिहार की सीटें, तो यूपी के जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र यानी पूर्वांचल के जो ये ज़िले हैं, ये पश्चिम बिहार से इनकी सीमा लगती है और ये भोजपुर का इलाका कहलाता है। बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, बक्सर, कैमूर, ये तमाम ज़िले हैं जो यूपी से सटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ धड़ाधड़ धुरंधर या रैलियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आज भी योगी आदित्यनाथ दरभंगा से लेकर कई दूसरे इलाकों में थे, आप क्या असर देखते हैं? देखिए, योगी जी जब पहली बार गए थे चुनाव में तो उस वक्त एक खलबली मची थी, और खलबली इसीलिए मची थी कि योगी आदित्यनाथ अपनी स्टाइल में, अपने एजेंडे पे थे, और तब जो एनडीए अलायंस था उसके नेताओं ने थोड़ी आपत्ति जताई थी, और खासतौर से जेडीयू के लोगों का ये कहना था कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार अपनी छवि उनकी जो है वो बिल्कुल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली नहीं है। तो फिर एक सन्नाटा हुआ, करीब 8-10 दिन की खामोशी रही। फिर योगी जी दिल्ली गए, दिल्ली में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से हुई, और उसके बाद फिर उनकी रैलियां ताबड़तोड़ हुई हैं, और पिछले कुछ दिनों में तो काफी हुई हैं। पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखें तो बात यह है कि भाजपा के लिए भी जरूरी है, खास तौर पे अपनी इमेज, पार्टी जिस लाइन पे चल रही है या चलती रही है, सफल रही है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जरूरी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो सिर्फ भाजपा के कैंपेनर हो गए हैं, वो एनडीए के कैंपेनर नहीं है। तो ये जो फर्क है वो बिहार में दिख रहा है, और योगी जी अपनी शैली में हैं। उन्होंने जो है ताजा बयान उनका 3 बंदरों का आया महागठबंधन में, वो पप्पू, टप्पू, अप्पू का, वो काफी चर्चित हो रहा है। लेकिन बात ये, फिर वो बुलडोजर की बात भी वहां कर रहे हैं, वहां पर वो अपने सांप्रदायिक लाइन को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बदले नहीं है। हाँ, बीजेपी के भीतर या जो हिंदुत्ववादी जो सेंटिमेंट रखने वाले वोटर्स हैं, उनकी डिमांड है, और वो उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी रैलियां लगाई जाएं। तो एक जो महत्व है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का, वो तो दिखाई दे रहा है। अब लाख बातें हों कि केंद्र और राज्य में संतुलन नहीं है, समन्वय नहीं, लेकिन राजनीतिक जरूरत होती है, और वो राजनीतिक जरूरत इस वक्त दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। चाहे वो कास्ट पॉलिटिक्स हो या
सबसे बड़ी बात महागठबंधन के भीतर वो एनडीए के एनडीए के भीतर जो घटक दलों के भीतर आपस में अविश्वास जितनी तेजी से बढ़ा है, तो अब वो लगता है कि बीजेपी चाहती है कि उसकी सीटें कहीं से कम ना हो, और वो क्योंकि माहौल बीच में ऐसा बनने लगा था, जो फीडबैक आ रहे थे वो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार तो अपनी जगह बचाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये बार बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। तो इसलिए उसके बाद फिर योगी को भी उतार दिया गया और धुआंधार तरीके से उतार दिया गया। तो अब लाइन बड़ी साफ है और उसमें योगी आदित्यनाथ फ्री हैंड बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बीजेपी तो 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और भी दर्जनों नेता बीजेपी के वहाँ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ नहीं रही है। चलिए, नहीं भी लड़ रही है तो भी गठबंधन, बड़े गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उस नाते अखिलेश यादव वहाँ पर प्रचार में महागठबंधन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए जनसभा कर रहे थे और कहा कि बीजेपी को अवध में भी हराया, मगध में भी हराएंगे। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी वहां महागठबंधन के पक्ष में कोई असर दिखा रही है? नहीं, निश्चित तौर पे असर तो है। देखिए, दो तीन वजहों से है। एक तो जो आरजेडी की जो लाइन रही है और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जो लाइन रही है, वो कमोबेश एक जैसी रही है, और दोनों ये स्थापित करने में कामयाब रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है अपने राज्य में तो ये दोनों हैं, बिहार में अब तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश। लेकिन अखिलेश यादव के साथ एक और चीज देखने में आ रही है इस बीच में। अखिलेश यादव अब गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक छत्रप नहीं रहे। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में, आप याद कीजिए, संसद के सामने जब विपक्ष का मार्च हो रहा था और जब जो लीडरशिप उन्होंने ली थी बैरिकेडिंग फाड़ने वाली, और उसके बाद चाहे जाति जनगणना की बात हो, एक मतलब वो एक इंडिया अलायंस के एक प्रमुख नेताओं में, प्रमुख नेता, या यूं कहिए कि उत्तर भारत में कांग्रेस के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर वो रहे हैं। और अखिलेश यादव अपनी तरफ से, आप इस चीज को हम लोग देखें कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले मतलब के समय से अब तक अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कभी भी अलायंस को लेके शक नहीं पैदा होने दिया है। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, वो ये कहते हैं, ठीक है, तेजस्वी के साथ सॉलिडरिटी में वो जा रहे हैं तो उसके दूसरे भी बहुत सारी वजह हैं। मान लीजिए एक पारिवारिक रिश्ते की बात भी अगर हम लोग कर लें तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते हैं। जातीय समीकरण भी उस तरह से बनता है, क्योंकि जो एमवाई की बात यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए की जाती थी, वही एमवाई की बात आरजेडी के लिए बिहार में की जाती है। तो कॉमन वोट बैंक भी है। लेकिन अखिलेश यादव की इमेज भी इसके साथ बड़ी हुई है, और वो इस चीज को भी महसूस कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो ये सारे अवसर ऐसे हैं जहां पर जाके आपको दखल देना पड़ेगा एक पॉजिटिव तरीके से। तो अखिलेश यादव, और दूसरी बात, चाहे योगी जी की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो, देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर बिहार का असर तो पड़ना है, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि उत्तर प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी बिहार में लगी है, बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगातार वहां कैंप कर रहे हैं अपने अपने जिलों, क्योंकि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जो के शहरों का जो रिश्ता है वो बहुत अलग तरह का है। रिश्तेदारियां भी बहुत हैं और बहुत सारे लोग इलाज कराने इधर आते हैं, पढ़ाई करने इधर आते हैं, कुछ परिवार रहते भी हैं, वोटर वहां के हैं, इसी तरीके से यहाँ के भी लोगों के साथ वो है। तो ये फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है एक तो इलाकाई और दूसरा राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के चुनाव पर सबकी निगाह है, क्योंकि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का मैदान खुल जाएगा। और अगर योगी आदित्यनाथ जहां सभाएं कर रहे हैं वहां कामयाबी मिलती है भाजपा को,
तो योगी समर्थकों का मनोबल और बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव के कैंपेन के इलाके में वो बढ़ता तो बिल्कुल वो लड़ाई जो है ना, जैसे अब शिखर की तरफ बढ़ रही है, और तो दोनों तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। और वो शिखर आएगा जब 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो चढ़ान बन रही है वो अपने चरम पर पहुंचेगी। बीजेपी ने अपने हिस्से की 110 सीटों में से बिहार में तकरीबन 40 सीटें ओबीसी ईबीसी को दी हैं। जेडीयू ने भी तकरीबन 59 सीटें दी हैं। कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन है उसने 100 से ज़्यादा सीटें ईबीसी और ओबीसी को दी है। कहा जा रहा है कि यूपी में पीडीए की काट बीजेपी यहीं से देगी, ये संदेश वो दे रही है। लेकिन योगी जी तो आज भी दरभंगा में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहते हुए नजर आए। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पिछले दिनों से लगातार हम सुन रहे थे कि पीडीए की काट का एक संदेश बिहार के चुनाव से एनडीए गठबंधन देगा, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भी पैरेलल चल रहा है। अभी ये भी प्रयोग ही माने इसको, क्योंकि देखिए मुख्य लाइन भाजपा की जो है वो आप याद करिए 2017 में हिंदुत्व की लाइन तो थी, लेकिन जातीय समीकरण बड़े मजबूत बनाए थे भाजपा ने यूपी में, और समय के साथ वो जातीय समीकरण टूटे। और फिर एक समय ऐसा आया जब जातीय जनगणना की बात जब शुरू हुई, विपक्ष ने शुरू की, तो बिल्कुल ये स्थापित हो गया, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ा विरोधी है। और सरकार के तौर तरीकों ने भी उसको बढ़ाया, उस प्रणाली को। तो उसका नतीजा हमने देख लिया लोकसभा में। अब बिहार में दिक्कत क्या है कि बिहार में दो नाव पे अब चढ़ी हुई है भाजपा, या ये कहिए कि 2017 का यूपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जिस तरह से देखिए वहां पे जो ईबीसी है वो मोर और लेस नीतीश कुमार उसके लिए फर्स्ट चॉइस है। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक संदेह वाली स्थिति पैदा हो गई है। आप देखिए नीतीश, एनडीए का जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो 26 सेकंड में कहानी खत्म हो गई, आए कुछ बोले नहीं। और एक बिहार के भीतर एक फीडबैक ये है कि बिहार में लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर से नीतीश समर्थक ये कहने लगे हैं कि बीजेपी अगर अच्छा कर जाएगी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नीतीश पास एक बढ़िया वोट बैंक है, देखिए उनकी बिरादरी बहुत कम है, 2-2.5% बिरादरी है, लेकिन उन्होंने एक अपना बनाया है जो छवि, महिला वोटर पहली पसंद है नीतीश कुमार बिल्कुल अक्रॉस द ऑफ लाइन। तो लेकिन अब वही है कि गठबंधन को इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि जहां एलजेपी लड़ रही है वहां जेडीयू का वर्कर बिल्कुल खामोश बैठा है या निगेटिव ही है। जहां बीजेपी है वहां भी स्टेज पर तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वोट मोबिलाइजेशन उस तरह से होगा कि नहीं। और भरोसे की जब बात आती है ना, जब क्योंकि जातियां सिर्फ कैंडिडेट देख के वोट नहीं करती हैं, अब लीडरशिप को देख के वोट करती हैं। तो जातियों के भीतर आप कैंडिडेट उतार दीजिए तो जरूर उसके रिश्तेदार नातेदार 4-5-10% वोट जाएगा, लेकिन विनिंग पोर्शन चला जाएगा, डिसाइसिव पोर्शन चला जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। और इसलिए तेजस्वी यादव को थोड़ा सा एज मिल जाता है कि उसके साथ राहुल गांधी, उनके साथ अखिलेश यादव और उनके साथ मुकेश सहनी, तो ये सब मिला के भी तो हिस्सेदारी जो है। और दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर एक मोहर वहां भी चस्पा है, जो यूपी में चस्पा है कि सवर्ण वोटर जो है वो उधर है। तो जब जाति खांचों में राजनीतिक रूप से समाज बंट चुका होता है तो चाह के भी फिर वो अपने सजाती कैंडिडेट को वोट करने में एक बार हिचकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंततः शासन सत्ता जो है
वो वैसे ही चली जाएगी। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण बिहार में बड़ा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर उसमें देखिए विधायकों की सूची, तो आपको बहुत सारे ओबीसी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन चल नहीं रही है। तो ये तो बीजेपी की सरकार ऐसे ही। तो ये जो भ्रम है, लेकिन कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है बिहार का चुनाव, हर तरह के समीकरणों को देखते हुए। और महागठबंधन में एकता दिखाई देने लगी है, एनडीए में बिखराव दिखाई देने लगा है, योगी आदित्यनाथ को उतार दिया गया है बिल्कुल एक कम्युनल लाइन को सेट करने के लिए। अमित शाह हमेशा मेहनत करते हैं, इस बार भी उनकी मेहनत दिखाई दे रही, तो कोर कसर कहीं से है नहीं। अब नतीजा जो निकलेगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा, हिंदी पट्टी में बड़ा प्रभाव डालेगा। यादव की भी रैलियां उन इलाकों में हैं जहां उनके पीडीए को धार मिलती है, पीडीए को आधार मिलता है, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक वोट एकजुट होते हैं, जहां पर उनकी एकजुटता महत्व रखती है। तो अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा हथियार पिछले कुछ महीनों नहीं, अब तो सालों कहना चाहिए, पीडीए है, उसका इस्तेमाल बिहार में हो रहा है। और आपको लगता है कि अगर बिहार में उसका कोई असर दिखेगा तो फिर वो असर यूपी में और प्लस होगा? निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से जब जाति जनगणना वाली बात शुरू हुई थी, उसके बाद बिहार में आप देखिए ना, नीतीश कुमार वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जाति सर्वेक्षण करा लिया था अपनी सरकार में, और उस वक्त वो लीड लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद बीजेपी को वो चीज स्वीकार करने में बड़ा टाइम लग गया। तो अब स्थापित हो चुका है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि ये जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की गोलबंदी थी वो काम कर रही थी, हर जगह काम कर रही थी, यूपी में तो बहुत काम कर रही थी। अब अगर ये सफलता बिहार में भी दिखाई देने लगे, संकेत दिखाई देने लगे, तो यूपी का एजेंडा फिर 101% सेट है, फिर उसमें कोई डेविएशन नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये बिहार का ये देखना है कि बीजेपी को ओबीसी पे तो मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि वोट मिलेंगे, लेकिन ईबीसी का कितना हिस्सा, क्योंकि देखिए वही ईबीसी यूपी में आके भी बहुत डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। वही बिरादरियां हैं, मल्लाह हैं, कुशवाहा हैं, यूपी में बड़ी तादाद में हैं इस तरह के लोग। बस वहां पे जो दलित वोटरों का जो बिहार में जो मामला है, वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या बीजेपी के लिए ट्रांसफर कराएंगे या सिर्फ अपने कैंडिडेट तक उसको कंसोलिडेट करेंगे? तो नंबर ऑफ सीट्स तो दिखेंगी, लेकिन क्राइसिस ऑफ फेथ बहुत बड़ा दिखेगा, और वो रिजल्ट मतलब वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने में उसका बड़ा रोल होगा। क्योंकि आपने दलित वोट की बात कर दी है, तो राहुल फैक्टर को इसमें आप कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी का असर है? उनकी जो इमेज पिछले दिनों पिछले कई महीनों से एक दलित नेता के, नेशन वाइड दलित नेता के तौर पर उनकी एक इमेज बन रही है, क्या आपको लगता है कि बिहार में उसका असर दलित वोटरों पर दिखेगा और फिर राहुल गांधी तो तालाब में कूद जा रहे हैं, महागठबंधन के लिए जीत की मछली निकालेंगे? देखिए बिहार में बड़े गिमिक्स दिख रहे हैं, तो उसमें राहुल का भी ये गेम एक हो ही गया। तो लेकिन राहुल गांधी सिर्फ दलित की बात नहीं करता हूं मैं। राहुल गांधी को जो मैं देख रहा हूं, तो बेसिकली वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसमें दलित भी है, उसमें फिलहाल मुसलमान भी है, और उसमें ईबीसी ओबीसी भी है। तो राहुल गांधी ने अपने आप को किसी कॉस्ट लीडर के तौर पे नहीं रखा, लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है कि जैसे यूपी में मायावती का जो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, तो दलित वोटरों के लिए फिर वो राहुल गांधी की तरफ का रुझान जो है वो बढ़ा, वो हमने देखा। बिहार में भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका, खासतौर पर मैं बार बार ये कहता हूं कि दलित राजनीति में एक बात होती है कि जो दलित चिंतक होते हैं
उनका बड़ा असर होता है दलित राजनीति वोट ट्रांसफर कराने में। और फिलहाल जो जितने भी समुदाय के जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, वो उनका भरोसा फिलहाल राहुल की इस राजनीति के ऊपर है। तो वो एक असर आता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कैडर कहीं ऐसा नहीं है कि वो गांव-गांव जाके और कम्युनिटी को जो है मोबिलाइज कर ले। वो तो एक बड़ा नरेटिव, बड़ा पर्सपेक्टिव बनाते हैं और उसके भीतर फिर चीजें हो जाती हैं तो हो जाती हैं, और हो रही हैं, फिलहाल तो हो रही हैं, जो कुछ समय पहले तक नहीं हो रही थी। तो अब राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी छवि है, वो उन्होंने खींच के एक लाइन रखी है गरीबों के साथ, वंचितों के साथ। कई बार तो ये भी कह दिया जाता है कि राहुल गांधी तो ऐसे हो गए हैं जैसा कोई पक्का कम्युनिस्ट भी नहीं होगा। वो कई बार सीमा के पार भी चले जाते हैं। तो लेकिन ये है कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर उनकी सभाओं में जो भीड़ दिख रही है, जो या जो उनको लेके लोगों का ओपिनियन है, वो असर कर रहा है। वो असर कर रहा है। अब कितना कर रहा है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जो सामान्य बातचीत, फीडबैक, जो वीडियोस पहुंच रहे हैं हम लोगों तक, या जो वहां पे जो यहाँ के राजनेता गए हैं, उत्तर प्रदेश के राजनेता जो गए हैं, उन लोगों से बातचीत होती है, तो वहां के पत्रकार साथियों से बात हो रही है, तो वो ये मिल रहा है कि हाँ, वो अपील बना ली है उन्होंने। मायावती भी 6 तारीख से प्रचार शुरू करेंगी, ऐसी जो पुरानी रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक। पिछली बार भी मुझे याद है कि मायावती की पार्टी ने बिहार चुनाव में 2020 में 1 सीट निकाली थी और मेरे ख्याल से 2-3 सीटों पर उनके कैंडिडेट नंबर 2 पर भी रहे थे। उनका फोकस दलित समुदाय के वोटर पे ही चूंकि रहता है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती का प्रचार जब शुरू होगा तो उससे भी कोई उथल पुथल या कोई किसी तरह की हलचल होगी? असल में देखिए, मायावती पहली बार बिहार में नहीं दखल दे रही हैं। 2000 में भी किया था उन्होंने, उसके पहले मुझे याद है कि 4%। मैं अभी आपसे देख रहा हूँ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा की 4% के करीब वोट मिला हुआ है उन्हें। नहीं मिला हुआ है निश्चित तौर पर। और वो जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने बिहार में पार्टी को संगठित करने के लिए बड़ा एक सीरियस एफर्ट भी डाला था। तिलक चंद अहिरवार को उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया था, और अभी जो आजकल बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही की थी बहुजन समाज पार्टी से, और मायावती की एक रैली करा के उन्होंने शुरू किया था। मैं उसका गवाह रहा हूं। तो मायावती कोशिश है, लेकिन अभी की मायावती इसलिए नहीं लड़ रही है कि उनको सीट मिल जाए। अभी की मायावती इसलिए लड़ रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो उनकी पहचान है वो बनी रहे। और जिस दौर में उनको 4% वोट मिले थे, वो टाइम मायावती का ऐसा वक्त नहीं था जी। तो इस वक्त जो उनका जो अप्रोच हुआ है ना, जो पॉलिटिकल अप्रोच जो आया है, जिसके ऊपर बड़े सवाल उठने लगे हैं, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि वो अपने पिछले रिकॉर्ड को कर पाएंगे। हाँ ठीक है, देखिए पहले राउंड का चुनाव तो प्रचार तो खत्म हो जाएगा कल या परसों खत्म हो जाएगा। तो पहले राउंड में तो मायावती एब्सेंट ही रही। जी। दूसरे राउंड में कितनी रैलियां कर लेंगी या कितना करेंगी, क्योंकि दूसरे राउंड में जो इलाके हैं वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले राउंड में भी जो इलाके थे दलित बहुल, तो वहां भी था, तो दलित वोटर तो वहां भी है। हाँ, लेकिन वो झारखंड से लगते हैं जहां दूसरे फेज में चुनाव है, वहां शायद उनकी पार्टी का असर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो रहा जरूर। अब देखिए, पहले ही फेज में मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सूचना दूं कि योगी आदित्यनाथ ने जब हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी जी, तो उसके नेता थे प्रमोद कुमार मल। प्रमोद कुमार मल जी जो हैं, वो बिहार चुनाव के मतलब डिक्लेयर होने के 15 दिन पहले तक उन्होंने ताल ठोकी थी। एक सीट है जीरादेई,
बिहार में चंपारण जिले में पड़ती है। हाँ। तो वहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेचर फिक्स कर लिया था और बीजेपी से वो भगवा और अपना वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब वो बीएसपी के कैंडिडेट है, तो बीएसपी के पास ऐसे ही कैंडिडेट हैं वहां पे जिनको टिकट नहीं मिला और तय कर रखा था कि चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अब अचानक से मतलब आप ये सोचिए कि हिंदू या वाहिनी को संगठित करने वाला नेता जो है वो बीजेपी का बीएसपी का कैंडिडेट है। कितना कितना दलित मोबिलाइज हो पाएगा उनके लिए और उस अप्रोच के लिए? बिल्कुल मैं मानता नहीं। इसलिए मायावती को लेके कोई बहुत ज्यादा प्रत्याशा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में, दलित राजनीति में, एक तरफ चिराग पासवान अपना पासवान वोटों के ऊपर दावा करते हैं, महादलित के ऊपर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों का दावा है। तो लेकिन बिहार में डिसाइसिव होगा ना, वो कुर्मी कुशवाहा वाला जो सेगमेंट है, जो ऊपर कुशवाहा से लेके नीतीश कुमार तक जब कंबाइन होते हैं तो जो बनता है वो काफी फर्क पड़ेगा। अगर वो बीजेपी को भी वोट किया उसने, तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा। और अगर उसने सिर्फ अपने नेताओं की पार्टी को वोट किया, बाकी जगहों पे आप समझिए कि वो वोट आरजेडी या महागठबंधन को ही जाना है। ये मैं भी अपने दर्शकों को एक आखिर में बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने 2020 का जो आंकड़ा कहता है, तकरीबन 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट जीती, 2 पर नंबर 2 पर रही, 14 सीटों पर नंबर 3 पर रही, 1.5% के करीब वोट मिला और कुल 6,20,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी जितनी सीटों पर लड़ी उसका एवरेज निकालें तो 7-8 हज़ार वोट, 8,000 के करीब वोट एवरेज औसतन हर सीट पर उनके कैंडिडेट्स ने पाए हैं। तो ये मायावती का था, मायावती का रिकॉर्ड पिछला था। लेकिन जैसा कि उत्कर्ष जी ने बताया कि पहले फेज में तो वो तकरीबन नदारद ही पाई गई हैं। अगर आकाश आनंद ने कोई रैलियां की होंगी तो वो भी कोई सुर्खियों में जगह तो नहीं बना पाए, लेकिन अगले फेज में हमें देखना होगा। बट कुल मिलाकर बिहार के लिए 6 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो उस पर बिहार के साथ साथ यूपी और देश भर की निगाहें इसलिए भी होंगी क्योंकि ये नतीजे जो बिहार के आएंगे 14 तारीख को, वो सिर्फ बिहार तक ही उनका असर नहीं रहेगा, वो बिहार की सरहदों से निकलकर दूसरे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में और देश भर में अपना असर दिखाएगा। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।